हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीड अप ऑन में। डेली जीएस क्विज के साथ मैं एक बार फिर आपके साथ रूबरू हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपके शामिल किए जाते हैं, आपको पता है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ मैं कि आप सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी आपकी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए यदि आप सफल होना चाहते हैं तो ये क्विज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल हो जाती है। चलिए, तो आज के क्विज की स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। आज का पहला प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या है कि आपको जो है हमारे साथ साथ इन प्रश्नों का सॉल्व करना है और अपने राइट आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और लास्ट में अपने स्कोर्स भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि जितने भी स्कोर कर सकें आप अपने आप को अदर स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपका देखते हैं। शिवाजी की घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? हवलदार, हजारी, जुमलादार या नायक? तो आपको बताना है कि जो शिवाजी की सेना में सबसे नीचे श्रेणी का अधिकारी था उसे हम क्या कहते थे? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हवलदार। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए यानी हवलदार। यदि हम शिवाजी के सैन्य संगठन की बात करें तो यहाँ पर 25 घुड़सवारों के ऊपर एक हवलदार होता था, 5 हवलदारों के ऊपर 10 जुमलेदार, 10 जुमलादारों के ऊपर एक हजारी और 5 हजारियों के ऊपर एक पंच हजारी होता था। 5 एक हजारियों के ऊपर एक पंच हजारी होता था। तो यहाँ पर जो है जो शिवाजी की संपूर्ण घुड़सवार सेना थी उसका जो प्रधान था उसे हम सर ए नौबत कहते थे। क्या कहते थे? सर ए नौबत। तो घुड़सवार सेना का जो सबसे लोएस्ट अधिकारी था वो क्या था? वो था हवलदार। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2, कृष्ण देव राय अमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में की? कृष्ण देव राय के द्वारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कृति लिखी गई, वो थी अमुक्त माल्यद। तो उन्होंने इस जो अमुक्त माल्यद की रचना की थी किस भाषा में की थी, ये आपको बताना है। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें कि इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अमुक्त माल्यद की रचना जो है वो जो है कृष्णदेव राय के द्वारा किस भाषा में की गई थी, ये बात आपको बतानी है। तो फटाफट राइट आंसर कमेंट करें। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तेलुगु भाषा। यदि हम कृष्णदेव राय की बात करते हैं तो ये विजयनगर के शासक थे और तेलुगु और संस्कृत के महान विद्वान थे। उनके दरबार में तेलुगु के 8 महान कवि भी रहा करते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर कृष्णदेव राय की एक उपाधि भी सामने आती है जिसका नाम होता है आंध्र भोज। यानी कृष्णदेव राय को हम आंध्र भोज के नाम से भी जानते थे। तो ये विजयनगर के शासक थे और कई सारी किताबें लिखी थी उन्होंने, जिसमें जो अमुक्त माल्यद थी ये जो है आपकी तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, निम्न अभिलेखों में किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का अभिलेख है? शाहबाजगढ़ी मास्की, रुद्रदामन का जूनागढ़ या स्कंदगुप्त का जूनागढ़? यहाँ पर आपको बताना है कि जो अभिलेख थे किस अभिलेख में जो है दोनों के नामों का उल्लेख है। अकबर ये चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों किस अभिलेख में, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर शहबाजगढ़ी मास्की, रुद्रदामन का जूनागढ़ या स्कंदगुप्त का जूनागढ़, कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक बहुत ही प्रतापी शासक था और पूरा का पूरा पश्चिम का जो क्षेत्र था उसे जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपने अधिकार में कर लिया था। यहाँ पर जो है रुद्रदामन का जो शिलालेख है जूनागढ़ में, वहाँ पर चंद्रगुप्त का नाम उल्लिखित है। साथ ही साथ जो है यहाँ से ये भी ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम प्रांत के गवर्नर जो पुष्यगुप्त वैश्य, उसको सौराष्ट्र प्रांत में एक झील निर्माण करने की आज्ञा दी थी।
और यहाँ पर इसी झील के निर्माण कार्य के लिए अशोक के काल में तुषाप नाम का गवर्नर हुआ था। तो यहाँ पर दोनों का नाम आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पुष्यगुप्त वैश्य की नियुक्ति और अशोक के द्वारा तुषाप की नियुक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी रुद्रदामन। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद निम्न उल्लिखित है, कहाँ पर उल्लिखित है? छांदोग्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद या कैनोपनिषद। आपको बताना है कि जो नचिकेता और यम का संवाद है वो कहाँ पर उल्लिखित है? छांदोग्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद या कैनोपनिषद। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका कठोपनिषद। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो उपनिषद होते हैं इनका शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। कहाँ पर? समीप बैठना, ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए अपने गुरु के समीप बैठना। तो ये जो उपनिषद है वो बहुत सारे हैं, जैसे ईशोपनिषद है, कैनोपनिषद है, कठोपनिषद है, मांडुक्योपनिषद है, तैतरीय उपनिषद है, ऐतरेय ब्राह्मण है, छांदोग्य उपनिषद है, श्वेताश्वर उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, कौशितकी है। तो यहाँ पर कई सारे उपनिषद आते हैं। तो यहाँ पर जो कठोपनिषद है वहाँ पर एम नचिकेता संवाद का उल्लेख है, जबकि मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का जो उल्लेख है, जो कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, उसे जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कठोपनिषद। ठीक है, जल्दी से अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या है? इंडिपेंडेंस, गदर, स्वराज या इंडियन नेशनल पार्टी। तो आपको बताना है कि जो आपका मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा गठित पार्टी थी 1923 में, उसका नाम क्या था? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 1923 में जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने पार्टी गठित की, तो उसका नाम क्या था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्वराज पार्टी। ऑप्शन नंबर सी, स्वराज पार्टी 1923 में बनती है और इसके जो अध्यक्ष थे वो CR दास थे। मोतीलाल नेहरू इसके महामंत्री रहे हैं और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो विधानसभाओं में जा करके जो है बिल्कुल संवैधानिक तरीके से सुधारों को जो है क्रियान्वित करना था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्वराज पार्टी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया है। तो राइट आंसर आपको बताना है उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में। जो अभिनव भारत है वो कहाँ पर आपका जो है संगठित किया गया? तो उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी यानी महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी यानी महाराष्ट्र। अभिनव भारत नाम की जो संगठन था इसको विनायक दामोदर के द्वारा यानी VD सावरकर के द्वारा बनाया गया था 1899 में। 1899 में मित्र मेला नाम से ये संगठन बनता है और 1904 में इसी संगठन को का नाम बदल करके अभिनव भारत हो जाता है। ठीक है, तो अभिनव भारत संस्था का गठन जो है वो VD सावरकर के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा कि जो विनायक दामोदर जी हैं इनके द्वारा ही इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नाम की संस्था भी 1857 नाम की किताब भी VD सावरकर के द्वारा ही लिखी गई है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, महाराष्ट्र। ठीक है, इसका पूर्व नाम मित्र मेला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की? ठीक है, तो यहाँ पर भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन इन दोनों की स्थापना किसके द्वारा की गई है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, शिशिर कुमार बोस, मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी। यानी इंडियन एसोसिएशन, यदि आप इंडियन एसोसिएशन को देखते हैं तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो वर्ष 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ए, ध्यान रखिएगा 1876 में इंडियन एसोसिएशन और 1883 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, राष्ट्रीय ऑप्शन में भी इसका सही जवाब क्या होगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। वायुमंडल के किस मंडल में 1000 मीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान कम हो जाता है? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान क्या होता है? कम हो जाता है। किस मंडल में? मध्य मंडल, आयान मंडल, ओजोन मंडल या क्षोभ मंडल? मध्य मंडल, आयान मंडल, ओजोन मंडल या क्षोभ मंडल। ठीक है, तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में जैसे जैसे आप 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, तापमान में 6.5 डिग्री की कमी हो जाती है। क्षोभ मंडल भी वो मंडल है जहाँ पर सभी प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं, जैसे बादल, ओला, कोहरा, मेघ गर्जन, आंधी तूफान। ये सारी जो घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। क्षोभ मंडल में ही धूल के कण, जलवाष्प, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। यहाँ पर क्षोभ मंडल को समताप मंडल से जो पृथक करने वाली रेखा है उसे हम क्षोभ सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज। ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9। पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियो धर्मिता सिद्धांत। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी थ्योरी पर्वतों की उत्पत्ति के लिए किसने दी है? तो रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत जो है पर्वतों की उत्पत्ति के लिए किसने दिया हुआ? जोली ने, होम्स ने, डेली ने या फिर कोबर ने? कोबर यहाँ पर गोबर नहीं होगा, कोबर होगा। तो आपको राइट आंसर बताना है कि रेडियो एक्टिव थ्योरी किसने पर्वतों की उत्पत्ति के संबंध में दी थी। पर्वतों की उत्पत्ति के संबंध में यदि मैं बात करूं तो बहुत सारे आपके जो है वर्णित है, बहुत सारे सिद्धांत वर्णित है, जैसे प्लेट विवर्तन की थ्योरी है जो है, या फिर भूसन्नति सिद्धांत है, संवहन तरंग का सिद्धांत है, रेडियो एक्टिविटी की थ्योरी है। तो यहाँ पर कई सारी थ्योरीज हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत है वो किसने दिया था। तो राइट आंसर मिली ऑप्शन नंबर ए जो है जोली। जबकि यदि हम होम्स की बात करें तो होम्स के द्वारा संवहन तरंग, कन्वेक्शनल वेव्स का सिद्धांत दिया गया। जबकि डेली ने आपकी जो है महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कोबर के द्वारा भूसन्नति सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित हुआ था। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए जोली, ऑप्शन नंबर ए जोली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10। किस वर्ष को भारत में जननांकिकी विभाजक वर्ष कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ये तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, जननांकिकी विभाजक वर्ष 1901, 1921, 1951 या 1971। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें कि किस वर्ष को भारत में जननांकिकी विभाजन का वर्ष कहा जाता है। आप सबको इसका आंसर पता होना चाहिए, आप सबको इसका आंसर पता होना चाहिए। फटाफट राइट आंसर कमेंट करें, इसका सही जवाब क्या होगा? किस वर्ष को भारत में जननांकिकी विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1921। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप सब जानते हैं वर्ष 1921 के बाद जो भारतीय जनसंख्या थी, भारत की जनसंख्या थी, वो बहुत तेजी से ऊपर बढ़ने लगी थी। इस वजह से 1921 को क्या कहते हैं हम? भारत में जननांकिकी विभाजन का वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं कि जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो उसकी अनुशंसा या उसका मूल्य निर्धारक कौन है? तो यहाँ पर कई सारा ऑप्शन दिया हुआ है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, स्टेट गवर्नमेंट है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है यानी CACP,
एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड कमीशन प्राइस, ये आपको प्राइसिंग कमीशन ये बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। यदि मैं बात करूँ न्यूनतम समर्थन मूल्य की, तो वह मूल्य है जिस पर जो है सरकार किसानों के द्वारा बेची जाने वाली अनाज की पूरी मात्रा तय करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो न्यूनतम समर्थन मूल्य हो जाएगा। सरकार न्यूनतम समर्थन यानी CACP के द्वारा अनुसमर्थित जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है उसकी घोषणा सरकार जो है वर्ष भर में 2 बार करती है, एक बार रबी के लिए, एक बार खरीफ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? मूल आवश्यकता का उपागम, सक्षमता का उपागम, आय उपागम या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा, जो कि अमर्त्य सेन के द्वारा किया गया है, अमर्त्य सेन के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सक्षमता का उपागम। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा कौन सा संबंधित है, सक्षमता का उपागम। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 है वित्त आयोग के मुख्य कार्य हैं केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्रीय द्वारा राज्यों के लिए दिए जाने वाला, राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण, केंद्र पर वित्तीय नियंत्रण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यानी बेसिकली किससे संबंधित है, कर बंटवारे से या राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण से, केंद्र पर वित्तीय नियंत्रण से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत बनता है, आर्टिकल 280 आता है। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हैं और NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं। यहाँ पर वित्त आयोग 5 सदस्यीय होता है और 1 अध्यक्ष होते हैं, 4 सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति जो है संविधान के प्रारंभ से जो है इसका गठन तब से हो रहा है, 5 साल के लिए इसका गठन होता है। तो यहाँ पर इसका जो मुख्य कार्य है वो केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्रीय द्वारा राज्यों के लिए दिए जाने वाली सहायता अनुदान राशि को क्या करता है, बताता है। तो वित्त आयोग के मुख्य कार्य हो गए ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर किसको? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या विधि मंत्री को? जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो किसको अपना पत्र लिखकर पद त्याग कर सकता है, ये बात आपको बतानी है। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसको लिख करके पत्र अपना पद त्याग कर सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? यानी संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ अनुच्छेद कौन सा है? आप सब जानते हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, आपका 368। राइट आंसर विल बी आर्टिकल 368। 360 में वित्तीय आपातकाल की बात है, 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर आपातकाल है, जबकि 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 368। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एथलीट फुट बीमारी होती है जीवाणुओं से, फफूंद से, प्रोटोजोआ से, सूत्र कृमि से। आपको बताना है कि एथलीट फुट जो है वो किससे होता है, जीवाणु, फफूंद, प्रोटोजोआ या सूत्रकृमि। एथलीट फुट है उसमें होता क्या है कि पैरों की त्वचा कट फट जाती है और पैर बहुत मोटा हो जाता है, त्वचा का संक्रामक रोग है। तो यहाँ पर ये रोग जो होता है वो फफूंद से होता है। कहाँ से? फफूंद से। यदि हम फफूंद या कवक से होने वाले अन्य रोगों की बात करें तो दमा, खाज, गंजापन, दाद इत्यादि जो है वो क्या होता है, फफूंद से होता है। गंजापन जो कि एक बड़ी समस्या है, तो गंजापन जो है उसके लिए जो जिम्मेदार कवक है उसका नाम होता है टीनिया केपिटिस। नाम ध्यान रखिएगा,
टिनिया कैपिटिस। तो एथलीट फुट बीमारी फफूंद से होती है, किससे? फफूंद से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि, यहाँ पर चोटी है, इसको छोटी समझना है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर बताओ, सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है मानव शरीर में? जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर मानव शरीर में जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो हो जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, जबकि सबसे बड़ी ग्लैंड हो जाती है वो क्या हो जाती है? ऑप्शन नंबर बी वाला थायराइड ग्लैंड। तो छोटी पिट्यूटरी, बड़ी थायराइड, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18। निम्न में से किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है, नोबल ऑयल? TNG, TNP, TNA या TNT? कौन से विस्फोटक का नाम जो है वो क्या है आपका? नोबल ऑयल है, नोबल ऑयल। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपको बताना है। तो यहाँ पर जो TNT है यानी ट्राई नाइट्रोटॉलुएन, ये जो होता है आपका क्या होता है? डायनामाइट काम बनाने के काम आता है। इसकी खोज अल्फ्रेड नोबल के द्वारा की गई थी, इस वजह से इसको नोबल तेल भी कहते हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19। तैरने के तालाब में यदि मनुष्य तैरता है तो उसकी त्वचा जल जाती है। ठीक है, तो इसका जो आपको बताना है कि कारण क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर कारण बताना है कि क्यों जो है तैरने के तालाब में मनुष्य की त्वचा पर जो है जलन जैसी महसूस होती है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्लोरीन के कारण। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा पर क्लोरीन के कारण जल जाती है। यह एक अत्यंत क्रियाशील गैस होती है। यहाँ संयुक्त अवस्था में यह साधारण नमक में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपका यदि आप तालाब में तैरते हैं तो वहाँ पर मौजूद क्लोरीन की वजह से आपकी त्वचा में जलन महसूस होती है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केल्विन मापन में मनुष्य के शरीर का तापमान कितना है? केल्विन मापन में मनुष्य के शरीर का तापमान कितना है? फटाफट राइट आंसर बताओ भैया, फटाफट राइट आंसर बताओ। ठीक है, जल्दी से राइट आंसर बताओ कि सही जवाब क्या है मनुष्य के शरीर का तापमान। तो केल्विन में जो हो जाता है वो 110.15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 310.15 डिग्री सेल्सियस, तो ये एग्जैक्ट है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन 310 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 315 ये केल्विन पैमाना है, सॉरी सेल्सियस नहीं, ये केल्विन पैमाना है। तो 310.15 ठीक है डिग्री, तो ये केल्विन पैमाने में। जबकि अगर मैं बात करूँ फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में आपका क्या हो जाता है? 98.6, और जबकि डिग्री सेल्सियस में वो हो जाता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हम थर्मामीटर में तापमान को मापते हैं तो हम कहाँ पर मापते हैं? फ़ारेनहाइट में। ठीक है, फ़ारेनहाइट में मापते हैं। तो सामान्य ताप जो होता है वो 98.6 होता है। यदि इसके बाद तापमान बढ़ता है तो फिर आपको समस्या होती है। हम कहते हैं कि क्या हुआ है? हमें बुखार हो गया है, हमें क्या हुआ है? बुखार हो गया है। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 310। आइए आज के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। तो आज का जो अभ्यास प्रश्न है वो क्या है आपका? राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बाद में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका क्या है? अभ्यास प्रश्न है। ठीक है, ये आपका अभ्यास प्रश्न है। तो आज के वीडियो में कुल 20 प्रश्न शामिल किए गए थे, और आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको चैनल पर अवेलेबल होगी। तो आपको क्या करना है कि बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही जो है बेल आइकन प्रेस करना है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तब आपको डेली करंट अफेयर्स के PDF और जो आपके GS क्विज का PDF है वो आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, और उसकी अवेलेबिलिटी के साथ आप उसका चाहे प्रिंट आउट लेकर के, चाहे ऐसे नोट डाउन करके आप उसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे कल 9 बजे बिल्कुल इसी GS क्विज के लिए।
बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल सीरीज़ है। यदि आपको बिल्कुल सीरीज़ हमारी कैसी लगती है, यदि आपको कोई सजेशंस देना है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस भी मेंशन कर सकते हैं। आपका हर एक सजेशन हमारे लिए वैल्यूएबल है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।